डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या के जो सबसे पहला टॉपिक था अभाज्य गुणनखंड, उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसे किस तरह बनाया जाएगा? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी 140 में जो भी हम भाग की क्रिया करेंगे वो अभाज्य संख्या से ही करेंगे। अभाज्य संख्या हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो इसमें कौन कौन सी संख्या थी? 2, 3, 5, 7 ... इसके अलावा और भी बहुत सी संख्या थी जो स्वयं से और एक से केवल विभाजित हो, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। तो 140 में क्या करेंगे? हम उन्हीं अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो इसमें 140 में क्या होगा कि 2 से अगर हम विभाजित करते हैं तो 70 दूना 140, फिर 35 दूना 70, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1 मरतबे। अब क्या हो गया? जब नीचे 1 आ गया, इसका मतलब कि ना तो ये भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके भाग की क्रिया नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे? इसको 140 को अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 को क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। और 5 कितना बार आया है? 1 बार आया है। और 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है। अब क्या करना है? इसको घात के रूप में लिख देना है। 2 का पावर 2, क्योंकि ये 2 बार था तो पावर 2। 5 1 बार है तो यानी 5 केवल 1 बार हो गया। 7 1 बार हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब क्वेश्चन इसका इस तरह से बदल करके पूछ सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखें। तो यानी उसका आंसर भी यही होगा। ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है और गुणनफल के रूप में है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा? एक क्वेश्चन को और देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो क्या करना है? 156 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो यानी 2 से देंगे तो 7 दूना 14 और ये 8 दूना 16, फिर 2 से देंगे तो 39 दूना 78, फिर 3 से देंगे तो 13 3 39, फिर 13 से लगेगा तो 1 मरतबे लगेगा। यानी जब 1 आ गया तब इसके आगे भाग की क्रिया नहीं होगी। तब क्या करना है? 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसमें अभाज्य संख्या कितना है? तो 2 है। 2 कितना बार आया है? 2 बार लिख दिया। 3 कितना बार है? ये अकेला है। 13 भी अकेला है। अब इसको क्या करना है? तो घात के रूप में लिख देना है। तो 2 का पावर कितना हो गया? 2, 13 3 है ना, 3 1 बार है, 13 भी 1 बार है। ये क्या हो गया? ये अभाज्य गुणनखंड आंसर हो गया। अब क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड तो इस तरह से निकाल दिए। अब एक विधि और होता है कि गुणनखंड वृक्ष के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अब हम गुणनखंड वृक्ष भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, 420 का अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के द्वारा निकालें। अब क्या करना है? 420 जो है इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड वृक्ष के द्वारा, तो गुणनखंड वृक्ष किस प्रकार बनाएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालते हैं। जैसे 420 का निकालें
तो 210, फिर 2 से निकाले तो 105, फिर 3 से निकाले तो 35, फिर 5 से निकाले तो 7, और फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। अब बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना कितना आया है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए इसको पहले हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको 2 भाग में बांटना है, यानी भाग लगाना है। तो कितना से भाग लगाए, 420 में कितना से लगाए हैं, 2 से लगाए हैं। तो जब 2 से भाग लगाए तो कितना भाग फैलाया था, 210। फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे। अब फिर एक अभाज्य संख्या 2 से लगा हुआ है, 2 से लगाएंगे तो फिर कितना मरतबा लगेगा, तो 105 बार। फिर 105 को क्या करेंगे, फिर इस तरह करेंगे। अभी कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा। भागफल कितना आएगा, 35 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, तो इसमें 5 से लगेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 7 बचा। अब क्या करना है, अब इसको लिख देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखा जाए 420 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 2 3 एक बार 5 एक बार 7 एक बार। ये हो गया गुणनखंड वृक्ष से अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इस प्रकार पूछा जा सकता है कि यदि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात क्या है, 5 की घात क्या है, किस प्रकार बनाएंगे। तो 140 का क्या लिखेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो 2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, और 5 एक बार, और 7 एक बार। अब इसमें देखना है कि 2 कितना बार है, 2 बार, तब पावर 2 हो गया। 5 एक बार है तो इसका मतलब पावर 1, 7 एक बार है तो इसका मतलब पावर 1। अब क्वेश्चन में किसका घात पूछ रहा है, तो 5 की घात। अब क्या लिखेंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात। तो 5 की घात क्या है, 5 की घात बराबर 1 है, 5 का पावर 1, 5 की घात 1 हो गया। अगर पूछता कि 2 की घात, तो 2 की घात कितना है, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 2। तो ये इस तरह से आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, जैसे यदि 156 बराबर 2 का पावर m 3 का पावर n गुने 5 13 का पावर p, तो m प्लस n प्लस p का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब क्या करना है कि 156 के बराबर जो दिया हुआ है वो 2 3 और 13, यानी जितनी भी संख्या है सब अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है कि 156 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो 3 से 3 बचे 15, और 3 दूना 6, फिर कितना से लगेगा, तो 2 से तो 26 दूना 52, फिर कितना से लगेगा, 2 से तो 13 दूना 26। अब क्या है इसमें कि 156 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला वो कितना है, पहले तो 156 बराबर कितना आया, तो सबसे छोटा इसमें 2 है तो 2 का पावर 2, फिर कितना 3 है, 3 का पावर 1, और 13 है तो 13 का पावर 1। अब क्या करना है कि 156 का हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाला वो इतना आया, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 का पावर m 3 का पावर n और 13 का पावर p गुणनफल के रूप में है। तो इसके नीचे इसको हम लिख देते हैं 2 का पावर m 3 का पावर n गुने 13 का पावर p, और बराबर में कितना है, 2 का पावर 2 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। अब क्या करना है, बराबर के दोनों तरफ देखना है कि जो संख्याएं समान हो, माने बराबर हो, उसको कैंसिल कर देना है।
और इसके पावर को बराबर में लिखना है, यानी 2 का पावर कितना था m, तो m बराबर कितना हो गया 2। अब 3 को कैंसिल कर रहे हैं तो 3 का पावर इधर था n और इधर में 3 का पावर 1। फिर क्या है 13 है, तो 13 को कैंसिल कर रहे हैं तो 13 का पावर इधर था p और इधर का कितना पावर था 1। तो अब प्रश्न में क्या करना है कि m + n + p इसका मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए m + n + p बराबर, तो m के जगह पर 2 है और n के जगह पर 1 है, फिर p के जगह पर 1 है, तो यानी 1 और 1 2 और 2 4, यही हो गया आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, 336 और 420 का मासा और लासा ज्ञात करें। ये कौन विधि से रहेगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, ये रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब इसका मासा और लसा निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना से लगेगा, ये आता है 2 से लगेगा तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, ठीक है। फिर 2 से लगेगा तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा तो 42 दूना 84, फिर 2 से लगेगा 21 दूना 42, फिर 3 से लगेगा तो 3 7 21, फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7। अब क्या करना है, अब 420 का निकालना है, तो 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये क्या हो गया, 2 से लगाएंगे तो 21 दूना 42, 0 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 105 दूना 210, फिर 3 से लगेगा तो 35 दिया 105, फिर 5 से लगेगा तो 5 7 35, फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7। अब क्या करना है कि 336 और 420 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिख देना है। तो देखिए 336 का कितना आया, 336 का आया है 2 का पावर कितना 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने, अब 3 सिंगल है, 7 भी सिंगल है। अब क्या करना है, अब 420 को लिखना है। 420 के बराबर कितना है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 कितना बार है, 2 2 बार है, पावर 2 हो गया। 3 1 बार है, 5 1 बार है और 7 1 बार है। अब क्या करना है, इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखना है कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, वो दोनों में मिलना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि जो दोनों में मिल रहा है किसका पावर छोटा है। तो यहाँ पर मासा बराबर क्या लिखेंगे, मासा बराबर कौन मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। तो 2 में इसमें सबसे पावर जो है कम किसका है, तो कम 2 वाला का है, तो 2 वाला का लिख दिया। फिर 3 मिल रहा है, तो 3 का पावर दोनों तो सेम है, तो यानी वो उसके बदले क्या होगा, एक ही संख्या को लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि अब और कौन मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है, 7 भी दोनों समान पावर में है, तो एक ही वो को लिखेंगे। अब क्या है, अब इसको गुना कर देना है। कितना आएगा गुना करके, 2 दूना 4 गुने 3 गुने 7, तो 4 तिया 12 12 सते 84, ये हो गया मासा। अब लसा में किस तरह से निकालते हैं, लसा देखा जाए, लसा में क्या है कि जो संख्याएं दोनों में मिल रही है और जिसका पावर बड़ा है, तो इसमें 2 मिल रहा है तो पावर किसका बड़ा है, 2 वाला का कि 4 वाला का, तो 4 वाला का बड़ा है, तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 4 गुने। अब 3 मिल रहा है तो ये तो दोनों समान है, तो 3 को एक ही को लिखेंगे। 7 भी मिल रहा है तो 7 भी समान है, तो एक ही को लिखेंगे। लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो जब सभी संख्या को लिखने के बाद जब दोनों में कोई भी संख्या अगर बच जाता है तो उसको लघुत्तम में लिख दिया जाता है।
तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं, इसमें 5 बचा हुआ है, तो 5 को लिख देंगे। अब इसको गुना कर दिया जाए, तो 2 के 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिख कर गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। 3 7 5, 3 गुने 7 गुने 5। अब क्या होगा, इसको गुना करना है, तो 16 × 48 और 7 × 5 = 35। इसको गुना कर दिया जाए तो 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 4 × 5 = 20 और 4 = 24, 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, यानी कितना हो गया 0 8 6 1, 1680। यही हो गया मसा और लसा, यानी HCF और LCM। अब इसका अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि यदि मसा 306,657 बराबर 9, तो लसा 306,657 ज्ञात करें। अब इसको कैसे बनाना है, तो क्या दिया हुआ, इसमें 2 संख्या दी हुई है जिसका महत्तम समापवर्तक 9 है और लघुत्तम समापवर्त, ये दोनों संख्या का ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ये दोनों संख्या का क्या, मसा गुने लसा, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करने पर जो गुणनफल होगा, ये दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब देखना क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना कितना है, तो पहली संख्या है 306 गुने दूसरी संख्या है 657 और बराबर इसका मसा कितना दिया हुआ है 9 और लसा क्या है पता नहीं है, तो लसा को हम लसा लिख दिया। अब हमें लसा निकालना है, तो क्या करना है, इसके साथ 9 जो है सो गुना में है, तो हमें तो 9 यहाँ पर नहीं चाहिए, तो 9 को क्या करना है, जब गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर लसा बराबर क्या होगा, तो इधर है कितना 306 गुने 657। अब क्या करना है कि 9 जो गुना में था अब ये भाग में आ जाएगा। अभी 9 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो 9 × 7 = 63 और 9 × 3 = 27। अब कितना हो गया, 306 में हमको 73 से क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करने पर कितना आएगा। अब देखा जाए 306 में हम 73 से गुना कर रहे हैं, तो 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9 और 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21, 8 का 8 3, 9 × 4 = 13, 1 1 2 और 2, कितना हो गया 22 33 8। ये हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और जो है अलग तरीके से पूछा जाता है, ये क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है। अब क्या करना है, इसे किस तरह हम जांच करेंगे, तो सबसे पहली बात क्या है कि दिया हुआ है क्या, प्राकृत संख्या n जो है सो क्या है, प्राकृत संख्या है और ये 4 का पावर में होना चाहिए वो प्राकृत संख्या, तो अंत में 0 आ सकता है या नहीं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी जिसे मान लिया जाए कि संख्या ये 25 है, तो 25 का अंत में कौन है, 5 है, तो अंत का मतलब क्या हो गया कि इसका इकाई जो संख्या है, इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखना है कि 4 का पावर n जो है इसका क्या होगा, लास्ट में 0 आता है या नहीं। तो n का जगह पर क्या करना है, ये प्राकृत संख्या है तो हम प्राकृत संख्या को लिखेंगे। तो n बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट, बहुत सी संख्याएं हैं। अब हम 4 का पावर n के रूप में लिखते हैं, तो 4 का पावर n है तो n को क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसका मान रखेंगे।
तो 4 का पावर 1 हो गया, तो यानी 4 को एक बार लिखा। अब क्या करना है कि 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 होगा। फिर 4 को क्या करना है, अब पावर 2 लिखना है, तो 4 गुने 4 2 बार लिख दिया इसको। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2, फिर इसका होगा 2 गुने 2। अब फिर 4 का पावर हम 3 लिखेंगे, अब इसको 3 बार लिखना है, तो यानी 4 गुने 4 गुने 4। तो इस 4 को भी क्या करना है, 2 बार गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुने 2। इस 4 का भी क्या होगा, 2 गुने 2, और इस 4 का भी क्या होगा, 2 गुने 2। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 का पावर कितना भी हम लिखते जा रहे हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है। तो क्या होगा कि 2 में 2 से अगर गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आता है, 4। फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, अंतिम में 8 आया। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, फिर लास्ट में 6 आया। फिर 16 में 2 से गुना करें तो 32, और लास्ट में 2 आया। यानी कहने का मतलब शून्य नहीं आ रहा है। तो इसके साथ जो है 2 जो है, तो 2 के साथ कौन सी इसमें अभाज्य संख्या होगी जिससे हम गुना कर देंगे तो गुणनफल के लास्ट में क्या होगा, शून्य आएगा। तो इसको चेक करते हैं, ये 2 लिखा हुआ है कि नहीं। अब 2 में हम किस संख्या से गुना करेंगे, जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 में अगर मान लीजिए कि 3 से गुना करते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य संख्या है, 7 है कि नहीं। तो 2 में 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 दूना 6, लास्ट में शून्य नहीं आया। अब 2 में क्या करते हैं, 2 में हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, लास्ट में शून्य आ गया। तो कहने का मतलब है कि 2 जो अभाज्य गुणनखंड है, इसके साथ इस अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 होना जरूरी है, तब कहता है कि शून्य लास्ट में आएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम कि 4 का पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 के अलावा 5 नहीं है। यानी 2 के अतिरिक्त 5 भी होना चाहिए। 2 के अतिरिक्त 5 नहीं है। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 के साथ साथ 5 होना चाहिए, लेकिन 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है। अतः 4 का पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 4 का पावर n है, यदि हम 6 का पावर n का क्वेश्चन देखते हैं, 6 का पावर n में आएगा या नहीं। तो इसको क्या करना है, n तो प्राकृत संख्या है। अब 6 का पावर n के रूप में लिखना है। जैसे 6 का पावर 1 लिख दिया, तो 6 का पावर 1 का मतलब 6 को एक बार। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 दूना 6, तो 2 और 3 आता है। फिर 6 का पावर 2 लिखते हैं तो 6 गुना 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, फिर इस 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, फिर 6 का पावर 3। इसमें देखते हैं 6 को 3 बार लिख दिया। इसका अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 3, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3। अब इसमें चेक करते हैं कि लास्ट में क्या है, शून्य आता है या नहीं। तो देखते हैं कि 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, लास्ट में शून्य नहीं आ रहा। फिर 12 दूना 24, अंतिम में 4 आया। फिर 24 दिया 72, अंतिम में 2 आया। 72 दूना नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 और 2 अभाज्य गुणनखंड साथ साथ है, तो इसमें क्या है, लास्ट में शून्य नहीं आ रहा है। तो इसके साथ कौन सी संख्या होनी चाहिए, जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या होगी, जिसके साथ गुना कर देंगे तो लास्ट में शून्य आएगा। अब चेक करके देख लिया जाए। 2 में हम 3 से तो गुना किए तो 6 आया, इसका मतलब नहीं आया। अगर फिर मान लीजिए कि 2 हो अभाज्य संख्या 2 हो गया और अभाज्य संख्या 3 हो गया। अभाज्य संख्या 3 के बाद कौन आता है, 5। अगर 5 में हम 2 से गुना करते हैं तो 10 आ रहा है ना, शून्य लास्ट में। अब क्या करना है, तो 2 के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। फिर उसी तरह से जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से इसमें भी लिखना है कि 6 का पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 का पावर n के
अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 के अतिरिक्त क्या है, 5 नहीं है।